सो नेक्स्ट हम देख रहे हैं गगनयान के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फर्स्टली तो गगनयान जो है एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होने वाला है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स वुड बी सेंट एंड लो अर्थ ऑर्बिट में इट वुड बी सेंट फॉर 3 डेज। तो बाकी कंट्रीज जिन्होंने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस किए हैं, इट इंक्लूड्स यूएस, रशिया एंड चाइना। इंडिया वुड बी द फोर्थ कंट्री। एंड स्पेस टूरिज्म की भी यहाँ बात की जा सकती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 more than 600 people दे हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज टू स्पेस टिल नाउ। तो वो भी एक एस्पेक्ट है। तो आने वाले टाइम में अगर गगनयान मिशन सक्सेसफुल हो पाता है तो इंडिया का क्या रोल हो सकता है स्पेस टूरिज्म में, लाइक ह्यूमंस ट्रैवलिंग टू स्पेस। तो उसको हम और बड़े स्केल पे कर सकते हैं अगर ये मिशन सक्सेस होता है तो। सो दैट जो एरर्स अगर कुछ भी होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं एक्चुअली, उनका क्या एक्सपीरियंस होगा, सो ऑन दैट बेसिस वी कैन गो फॉरवर्ड। तो टेक्नोलॉजी क्या यूज़ की जा रही है, एमआरआई, जो हार्ट इम्प्लांट्स, ऑल ऑफ दैट, तो हम्म। हेल्थ एंड मेडिकल, ये सब बात है। स्पेस प्रोग्राम द पास हैव आल्सो रिजल्टेड हंड्रेड ऑफ इम्पोर्टेंट स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारे बोल सकते हैं आउटकम या रिजल्ट्स रहे हैं पहले। एंड साइंस एंड टेक इकोसिस्टम के लिए ओवरऑल इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एंड टेक्निकल डिनाइल, तो 1990s की बात करें तो यूएस डिनाइड इंडिया क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, तो वो भी क्रूशल है फॉर पावरिंग ऑफ द रॉकेट्स। तो इंडिया को फॉरेन कंट्रीज पे या इंपोर्ट डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, बिकॉज अगेन जो गगनयान मिशन है वो एक इंडिजिनस मिशन का एग्जाम्पल है। तो आने वाले टाइम में अगेन हम इंडिजिनसली विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन, स्टार्टअप्स, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, सेल्फ रिलायंस और इंक्रीज कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में। लाइक हम्म। बेसिक्स के लिए ट्रांसफर, सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। तो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस पहले लगाए गए 1998 में आफ्टर इंडिया कंडक्टेड द न्यूक्लियर टेस्ट, तो उसका जो इम्पैक्ट है इसको उस चीज़ से रिलेट किया जा रहा है। देन इंडिया और यूएस की सिविल न्यूक्लियर डील हुई, तो उस टाइम पे सैंक्शंस हटा दिए गए जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी थी। अगर हम बात करें करंटली आईसेट जो है, दैट इज ऑल्सो एन एग्रीमेंट इन द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिटवीन इंडिया एंड यूएस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया हम्म। तो है। ओवरऑल जो एसेंस हो गया, ये बात करना चाह रहा है कि जो स्पेस में जो एक्सपेंडिचर है, इट इज नॉट वेस्टेज, वेस्ट नहीं होगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग ऑफ द वैल्यू चेन प्रोडक्ट इनसाइड द इंडिया, और इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ा सकते हैं। और न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट होता है स्पेस बेस्ड रिसर्च के कारण, जैसे एमआरआई, हीट हार्ट इम्प्लांट, वाटर फिल्ट्रेशन, पीपीई किट। फिर जो फिल्म है इसको आप यूज करते हो टू रैप द रोल से सकता है, वो भी हुआ उस समय हुआ था। टीन के डब्बे जो बनाया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड, वो स्पेस के कारण हुआ था। वैक्यूम क्लीनर स्पेस के कारण हुआ था। तो इतने सारे एरिया स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी जिसको हम्म। आप रियल हाँ, लाइफ में मतलब apply करते हैं। कि हाँ। ऐसा नहीं है कि जो स्पेस के लिए इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, आर एंड डी हो रही है, वो खाली स्पेस सेक्टर तक ही लिमिटेड है। उसकी हाँ। एप्लीकेशंस डेली लाइफ में भी उसके जो स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट हैं वो तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसलिए इट विल इंडियन साइंस और ब्रॉड होंगे, और वो डीप जाएंगे। इंडियन साइंस सिर्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे यूएस के पर और बाकी सब के पर कि आप लीजिए बस क्रायोजेनिक इंजन लीजिए, आप डिपेंडेंट हो जाइए। खुद सेल्फ रिलायंस होंगे। ओवरऑल साइंटिफिक स्पिरिट बढ़ेगा लोगों के अंदर में, वो मोटिवेटेड होंगे कि हम लोग और कुछ कर सकते हैं। और सिर्फ डेली लाइफ टेक्नोलॉजी में नहीं काम करेंगे जो हमने बात किया, वो डीप स्पेस रिसर्च, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल जो डीप टेक है, क्वांटम कंप्यूटिंग होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब में इन्वेस्ट करेंगे, सब में अपना योगदान देंगे। तो ओवरऑल स्पेस से इंडियन साइंस ब्रॉडन होगा इंडिया के अंदर में। गगन एंड दैट इज इसलिए मैटर। गगन यार ये सिर्फ इमेज है, इमेज ऑफ द पावर हाउस ऑफ द इंडियन साइंटिफिक विजन फॉर द वर्ल्ड। एक इमेज है जो पूरा हाँ। को रिलेट कर पाएगा हर एक चीज का, कि इंडिया को अगर विकसित भारत बनना है तो स्पेस तक पहुंचा सके। ऐसा यूएस और यूएसएसआर ने कहा था 1970s में, वो इंडिया ही बोलेंगे ऐसे आने वाले इवन साल। डीप का, जैसे हाँ साइंस एंड टेक का हम इंटीग्रेशन की बात करें डिफेंस सेक्टर में भी, तो वहाँ पे भी हम देख रहे हैं बजट एलोकेशन कितना है। तो ₹1 लाख करोड़ वो भी एलोकेट किया है, लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट या जीरो इंटरेस्ट लोन्स फॉर प्रमोटिंग R&D। हम्म। तो ये ये फिगर है ₹1 लाख करोड़। ठीक। नेक्स्ट, इसमें बात किया गया कि इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज नॉट सुटेबल, इट इज नॉट वायबल फॉर द वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। सो उनका जो इन्फॉर्मेशन है इट शुड बी गिवन आउट टू द पब्लिक, और इन्फॉर्मेशन भी फर्निश हुआ बाय द एसबीआई। लेकिन तब भी क्वेश्चन उठता है कि मोर डिस्क्लोजर चाहिए, क्यों?
क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक हुआ है इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द सेक्टर्स दैट इज हेविली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, जैसे माइनिंग एरियाज हो गया, जैसे टेलीकॉम सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो ये सब में क्लियरेंस और लाइसेंस बहुत ज़्यादा जरूरत है। इसलिए जो क्रोनी कैपिटलिज्म है और रेड टेपिज्म है वो ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के लोग इलेक्ट्रो बॉन्ड देते हैं टू सिक्योर सम फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो बाकी सेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए तो वो सेक्टर के अंदर में भी ट्रांसपेरेंसी आना जरूरी है, तभी जा करके ओवरऑल रेट टिपिज्म कम होगा। वही बात करना चाह रहे हैं। और ईडी से हम लोग और बात इवन की जो पहले हमारे कि ईडी ऑलरेडी अटैच जो कर चुके प्रॉपर्टी वो नहीं पे उसको एक तरह से हाँ, इंक्लूड भी करना दे चाहिए शुडंट बी इलेक्ट्रो। अलाउड। बोलो। और एक और एस्पेक्ट है ये कि जो डेटा रिलीज भी किया गया वो कम्प्लीटली पूरा डेटा रिलीज नहीं किया गया। हमें ये नहीं पता है कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करी है। बस अभी डेटा यही है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने कितना अमाउंट बाय हम्म। किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो भी पार्शियल डिस्क्लोजर है। हम्म। नेक्स्ट, इसमें स्कीम बस रिकॉल कर लेंगे, बाकी एरियाज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, उनका रोल टू गिव द क्रेडिट एट अ वेरी ग्रासरूट लेवल, डायरेक्ट कनेक्शन है फार्मर्स से, शॉर्ट टर्म क्रेडिट देते हैं। स्मॉल फार्मर्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग ऑफ सेलिंग ऑब्टेनिंग लोन सब इजी हो जाएगा। दूसरा, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश के हिसाब से, फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस फॉर द फसल बीमा, इंश्योरेंस फॉर द फसल, कुसुम योजना सोलर पंप, कुसुम है। उसके बाद ई नैम प्रोजेक्ट, गोवांस गोवांस गाय देना है उन लोग को एक तरह से 14.448 लाख, खेत सुरक्षा नाम से प्रोटेक्टिंग द क्रॉप, संपदा फिशरी, इरिगेशन स्कीम फंड, दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि, मतलब इंपावरमेंट ऑफ द फार्मर्स, उसके लिए किया है फार्मर वेलफेयर। फिर बाकी स्पेसिफिक है सीड डिस्ट्रीब्यूशन, मिनी सीड किट, कीवर्ड, जब सीड बैंक करते हैं वैसे ही mini kit for the seeds. It will be distributed so that the farmers can get the seed at a very affordable, cost effective way. Millet procurement, FPO, मंडीज, फिर मंडी मॉडर्नाइजेशन जो ई नाम के अंदर में आते हैं उसमें हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया। नेचुरल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग बस फर्क है कि नेचुरल फार्मिंग में केमिकल यूज नहीं होता है, और ना ही कि आप बाकी मल्चिंग करते हो, बाकी कुछ ऑर्गेनिक चीज में नहीं डालते हो उसमें। जो जैसा चल रहा है, जैसे नेचुरल है वैसे आप उसमें अ, एक तरह से फसल है उसको उपजाते हो उसके अंदर। एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आप डालते हो, खाद को डालते हो, फिर आप अर्थवॉर्म को डालते हो, उसमें कुछ नहीं करते हो नेचुरल फार्मिंग। हम्म, तो तो उत्तर तीन प्रदेश क्रिटिकल फूड बास्केट पिलर्स ऑफ अगर इंडिया। हम हाँ बोलो। अच्छा। मैं बस तीन क्रिटिकल पिलर्स की बात करूँ तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसको ऐसे बोल सकते हैं। और जैसे यूपी अगर हम देखें तो लीडिंग प्रोड्यूसर कौन से एरियाज में है, तो मिल्क में, शुगर केन, पोटैटो, मैंगो एंड आंवला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। हम्म। फूड बास्केट ऑफ इंडिया, दैट इज द स्टेटस ऑल्सो। तो इंटरनेशनल मिलेट्स प्रोग्राम ईयर है यूएन का, जो ईयर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 2023। तो मिलेट्स प्रोडक्शन अडॉप्शन, उसको जो शिफ्ट हम चाहते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड्स एक जो हम कीवर्ड्स की बात कर रहे थे, और पीएम किसान स्कीम, हम्म। न्यू सीनियर फूड ग्रीन मिनी फील्ड किट्स। डेयरी प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं। हम्म। यही है बस। और we have discussed use of behavior economics to detect the fraud. China lunar probe fails to reach the orbit. Lunar probe तो स्पेसिफिक है। डीआरओ उसका ऑर्बिट नेम क्या है मुझे बस ये पता होना चाहिए। डीआरओ ऑर्बिट इज अ डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट, मतलब कि इट इज अ हाई ऑल्टीट्यूड टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अबव द लूनर सरफेस, स्टेबल होता है, और वो ऐसा ऑर्बिट होता है जहां पर द स्पेस क्राफ्ट कैन रिमेन ऑन ट्रैक फॉर द लॉन्ग टाइम विदाउट यूजिंग द फ्यूल। और वो पॉइंट से आप चेंज कर सकते हो उनका जो पाथ है। बाकी जगह अगर अंदर जाना है तो आप फिर लैंड करा सकते हो, या तो फिर वैसे ही छोड़ सकते हो। तो ऑटोनॉमी है वो पार्ट पार्ट में, डीआरओ पाथ में, डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट, फ्यूल एफिशिएंसी वहाँ बढ़ जाता है। ठीक। बाकी जो लॉन्ग मार्च रॉकेट्स है ये भी हम्म। चाइना के पास है। तो नेम। जैसे लॉन्ग। इंडिया के पास जीएसएलवी पीएसएलवी है, तो हाँ इनका ये लॉन्ग मार्च रॉकेट्स हैं। ठीक।
इसमें बात हुआ कि मेनी ऑफ द जो उत्तराखंड टनल कोलैप्स था, तो फर्म्स जो थे ना उनके डॉजी रिकॉर्ड था। तो ये जो डॉजी रिकॉर्ड वाले फर्म्स होते हैं, तो वापस से नया नाम से करते हैं, एम्प्लॉय सेम रहते हैं और वो भी सेम ही रहता है, सिस्टम का वर्क करने का सिस्टम भी सेम रहता है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन उठना चाहिए, ऐसा कुछ डेटा होना चाहिए जिसके कारण उनका ब्लैक लिस्टिंग हो सके। पहले भी अगर ऐसा हो चुका है तो वापस से मतलब हायर हम्म। सेफ्टी स्टैंडर्ड का फुल करना चाहिए। और हाँ, पास्ट प्रोजेक्ट्स और पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है वो भी एसेस एनालाइज होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जब आप टेंडर एलोकेट कर रहे हो। हम्म। ये पूरा हो गया है। नेक्स्ट यू डिस्कस। तो इसमें लिखा हुआ है कि कैसे रोड सेफ्टी को अपहोल्ड कर सके और रोड फेटिलिटी। इंडिया में 4,60,000 रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें 1,60,000 अप्रोक्सीमेटली पीपल हैव डाइड इन रोड एक्सीडेंट अकॉर्डिंग टू द एनसीआरबी डेटा। अब जो डेली रोड एक्सीडेंट होते हैं उसको रोके कैसे, तो एक सड़क सुरक्षा फोर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द पंजाब। उसमें बोला गया है कि 145,000 पर्सनल हैव बीन स्ट्रेटेजिकली स्टेशन एवरी 30 किलोमीटर ऑफ द रोड। उसमें एक तरह से चेक होता है आपका, आपको चेक किया जाता है हेलमेट पहने हो कि नहीं, इन्फोर्स किया जाता है रोड सेफ्टी रूल्स और पुलिस एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो इसके कारण क्या होता है, जो सड़क सुरक्षा फोर्स है इसमें ई चलान सिस्टम भी है, स्पीड गन भी है, हाँ। कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, हम्म। आर्टिफिशियल एआई सिस्टम भी है। उसी कारण क्या होगा कि लोग कंप्लायंस करें, ड्रंक एंड ड्राइव नहीं होगा, लोग फॉलो करें ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल। उल्टे लेन में जा रहे हो ट्रक उल्टे, मतलब कि नेशनल हाईवे में भी वैसा नहीं होगा। तो कम से कम हो सकता है कि 4,60,000 नहीं हो, 3 लाख हो, कुछ तो कम होगा। तो ओवरऑल एक मॉडल है पंजाब सड़क सुरक्षा फोर्स, इसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, डेडिकेटेड ओनली फॉर द रोड सेफ्टी। ऐसा नहीं कि पुलिस तीन एरियाज लॉ एंड हैं ऑर्डर में भी जहाँ काम पे। कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में भी काम कर रहे हैं, रोड सेफ्टी में भी काम कर रहे हैं, तो उनका ओवर बर्डन ऑफ द वर्क हो जाता है। तो सिर्फ डेडिकेटेड ओनर पुलिस सड़क के लिए, ज्यादा लोग भी हम्म। नहीं, 5,000 है उससे कम में। ऊपर बोलो। यस, तो तीन मेन एरियाज है जो सड़क सुरक्षा योजना के मेन प्रोविजंस या ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो रेकलेस ड्राइविंग ना हो, उसको हम्म। चेक करना, जैसे आपने बोला कि रॉन्ग लेन में जाते हैं ट्रक्स और ये सब, उसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। दूसरा है मैनेजिंग द ट्रैफिक फ्लो, अगर ट्रैफिक जाम हो जाता है बिकॉज ऑफ एनी एक्सीडेंट ऑल्सो, तो उसको कैसे मैनेज करें। थर्ड इज इंश्योरिंग टाइमली मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, तो उसमें भी दे विल बी कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट ट्रॉमा सेंटर्स सो दैट कम से कम टाइम लगे एंड आपको मेडिकल फैसिलिटी जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो पाए। तो फरिश्ते स्कीम भी इसी लाइंस पे है, कि आपको फ्री जिसकी मिलेगा, फ्री मेडिकल रोड एड मिलेगा। एक्सीडेंट। हाँ। हम्म। ठीक। नेक्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंट की हाईलाइट है कि यूनेस्को रिकॉग्निशन ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज वो दुर्गा पूजा है, और वर्ल्ड हेरिटेज जो है वो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सुंदरबन एंड शांति निकेतन। ये तीनों वर्ल्ड हेरिटेज है इन वेस्ट बंगाल। तो क्या कि प्रमोट कैसे कर सकते हैं, रिवर टूरिज्म, हल्दिया हो गया, नेशनल वाटरवे वन, रिवर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म, ऊपर में जाएंगे तो गोरखा जो लैंड डिमांड है उसके आसपास में जो रीजन है उसके एडवेंचर टूरिज्म। और टी टूरिज्म, कंचनजंगा एक्सेप्ट। यही इम्पोर्टेंट है हमें। ये और टेम्पल तो दक्षिणेश्वर टेम्पल इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टेम्पल कालीघाट है। टेम्पल, हाँ। अखोड़ा मस्जिद, सेंट तारापीठ पॉल टेम्पल, कैथेड्रल, खूब कालीघाट। मोनेस्ट्री। हम्म, रथ यात्रा भी होता है। नेक्स्ट, फ्लेवर्स ऑफ फ्लावर्स, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेम ऑफ द फ्लावर्स और स्टेट कौन सी है, तो वी कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड एनएमडीसी है। सो व्हाट इज कॉमन बिटवीन वेस्ट बंगाल ऑल ऑफ दीज, ये बस आई थिंक यहाँ पे ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो हम्म, चार घूंटो वेस्ट बंगाल। मतलब एक तरह से बोलना चाह रहा है कि एनएमडीसी ये हो गए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, इट इज ऑर्गेनाइजिंग 2 डे फ्लावर फूड फेस्टिवल। ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जो टू फेमराइज द पीपल अबाउट आवर ट्रेडिशन ऑफ द सीजनल कुकिंग विद फ्लेवर्स ऑफ फ्लावर्स एज वेल एज द फूड कल्चर इन द रीजन।
जैसे कश्मीर में दे हैव यूज द फ्लेवर्स ऑफ द कश्मीर, और फूल भाजी बनाया जाता है सहजन और मोरिंगा फ्लावर्स को। ओ, मतलब कि फ्लावर्स को कैसे डिश में इंटीग्रेट करना है, हर एक स्टेट का हम्म। अपना अपना है, उसको प्रमोशन करने के लिए एनडीएमएफसी ने 2 डे यूनिक फेस्टिवल किया। ओके, ठीक। नेक्स्ट, बैंगलोर से रिलेटेड डिमांड था 2.6 बिलियन लीटर अ डे फॉर 1 करोड़ 40 मिलियन रेसिडेंट। और दूसरा के 7,000 आउट ऑफ 13,000 बोरवेल हैव ड्राइड, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेन वाटर। हार्वेस्टिंग भी नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू यूज मिल्क टैंकर कि पहुंचाया जाएगा वाटर। पहले ह्यूमन मेड लेक वाज ए वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्विफायर रिचार्ज। अब लेक को भी आप रिक्लेम कर ले रहे हो, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इंपोज करो, और लेक के में तो कोठी बन रहा है, तो फिर आप ऐसे ही होगा ओवरऑल। जब बारिश होगा तो इट विल बी फ्लडेड, फ्लड हो जाएगा, और जब बारिश नहीं होगा तो सूखा रहेगा। तो पूरे इरेटिक रेनफॉल डिफरेंसेस इन अ ईयर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। Like developer have cut down the green hub, and lake catchment has become the dumping yard for municipal waste. ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो सकता। तो नीति आयोग का जो कॉम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पीटी के हिसाब से भी। और इट फोरकास्ट द 21 सिटीज दैट विल रन आउट ऑफ द ग्राउंड वाटर बाय 2030। इंडिया फेसेस 6% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लॉस बाय 2050, ये बात कर रहे हैं। इसलिए चाहिए एक्वाफायर रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, तो इंटरलिंकिंग ऑफ लेक, वापस से रिक्लेम करे लेक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को इम्पोज करिए, इम्पोज वाटर मैनेजमेंट से आप रोज मैसेजिंग करिए मोबाइल में कि यू नीड टू कंजर्व वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऐसे। फिर वाटर यूज करने, कम यूज करने के लिए एफिशिएंसी बढ़ाइए, ग्रे वाटर को वापस से रिसाइकिल करने के लिए एसटीपी बैठाइए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तब जाके हो सकता है। मानसी, इफ यू वांट टू ऐड। एक एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जो लोकल बॉडीज की बात करते हैं तो उनके पास इनफ अगर फाइनेंसेस नहीं होंगे, तो जो लोकल लेवल पे हम चाहते हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली बनना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए, वो वर्क करना चाहिए, रिवाइविंग ऑफ वाटर बॉडीज, तो म्यूनसिपैलिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उनके पास जो टाइमली डेवोल्यूशन ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंडिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो इसमें लिखा हुआ है कि बैटरी स्टोरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, इट इज नॉट 24/7, एंड न्यूक्लियर नहीं है सब कि 24/7 यूज कर। तो सुबह जब सोलर पावर का एफिशिएंसी बढ़ता है, स्टार्टिंग में एकदम हाई रहता है, फिर धीरे धीरे घटते रहता है, रात में जीरो। तब रात में अगर डायरेक्टली अगर फीड करोगे होम में, तब क्या होगा, रात में पावर कट हो जाएगा। इसलिए बैटरी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो विंड के लिए, चाहे सोलर के लिए, जियो थर्मल तो 20/7 हो सकता है, हाइड्रो पावर के लिए, हर जगह बैटरी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट। उससे एक बैंक रहता है बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए, बैटरी में इफिशियंसी इंपॉर्टेंट। अभी कल बात किए थे लेड एसिड को ऐसे इंटीग्रेट किया था लिथियम से। तब एक और पहले बात किए थे कि लिथियम के अलावा और भी सोर्सेज है, जैसे हाइड्रोजन आयन बैटरी, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, वो आ जाता है। तीसरा हो सकता है कि जो सोडियम आयन बैटरी, अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन इंडिया का जो स्कीम है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम है। उसमें 9,400 करोड़ लेआउट है स्कीम के अंदर में, जिसमें बजटरी प्रोविजन अप्रोक्सीमेटली 4,000 करोड़ दिया जा रहा है, सपोर्ट एज ए सपोर्ट। लॉन्ग टर्म में क्या है कि अगर इंडिया को 500 गीगावाट चाहिए 2030 तक, तो मोस्टली इट विल बी ड्रिवन बाय द रिन्यूएबल सोर्स, और रिन्यूएबल सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द बैटरी स्टोरेज। दैट इज वाई बैटरी स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया। और वायबिलिटी गैप फंडिंग भी है, 40% की जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, तो इससे जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो भी और कम हो सकती है, और प्राइवेट सेक्टर और पार्टिसिपेट भी कर सकता है। हम्म। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है सेकी, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में सर्च करो एक बार, SCCI, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि कैसे काम करेगा। BES, बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम, will be able to deliver electricity during the
periods of peak demand. जब ग्रिड एक तरह से क्या करेंगे कि बैटरी स्टोरेज को अलग से फैसिलिटी क्रिएट किया जाएगा, ग्रिड से जोड़ा जाएगा। जब हो सकता है ना कि उस जगह पे अचानक से डिमांड बढ़ जाए, समर में एसी का यूसेज बढ़ जाएगा तो समर में डिमांड बढ़ गया, तो जो स्टोरेज कैपेसिटी बैटरी है वो फिर फीड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। उससे क्या होगा, जो ग्रिड के जो ओवर बर्डनिंग ऑफ द ग्रिड है वो कम होगा, तो ब्लैकआउट नहीं हो सकता है। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल भी एक तरह से इंपॉर्टेंट रोल इम्पैक्ट करते हैं, अपार्ट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की। जब पावर जनरेशन हो ही नहीं सकता है सोलर और विंड से, तब बैटरी स्टोरेज काम आता है। वी हैव डिस्कस दैट। बस ये सेकी क्या है? देखना पड़ेगा आपको। सेकी एक तरह से 2011 में हुआ था, एस्टैब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। वो ऐड करते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इंडिया में, और सोलर से रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ। प्राइमरी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है फॉर द सोलर, सेकी। तो मतलब ऑटोनोमस बॉडी है क्या, नेचर क्या है? वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सीपीएसयू। नेशनल सोलर हम्म। मिशन करते हैं। मिशन तो हो गया, कंपनीज एक्ट में हुआ गया था पहले, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर में। बस ठीक है, नेक्स्ट। हम्म। ये तो ठीक है, मैच फी फॉर द रणजी शुड बी इंक्रीज, सेज गावस्कर। एक हम्म सजेशन, टेस्ट क्रेडिट इंसेंटिव स्कीम, हम्म stop clock rule permanent in ODIs. हम्म Stop clock क्या है? Requires team to start a new over within 60 seconds of the previous one to avoid penalty runs. तो यस, एक permanent feature बन जाएगा, ठीक है। वी हैव हो गया। कंप्लीटेड। प्रवेश, यू कैन कंक्लूड। Okay, thank you for giving me this wonderful opportunity. So, if we brief within 5 to 6 minutes, whatever we have covered. So, we started from the Ireland, where we talked about the historical ties of the island, starting from the Home Rule League and what are the futuristic plans we have as far as the people to people contact, climate change, terrorism, trade, and other things are concerned. Then in the defense sector, we categorize the two helicopters, Apache and LC. One can fight in the high altitude, whereas the other one cannot. RBI Integrated Ombudsman Scheme came in 2021, provide the grievance redressal of the common citizen in an affordable and cost-efficient manner. In the Indian Railways, we talked about various challenges ranging from the loss, the human animal conflicts, then the capacity, then the electrification, and we saw that what are the various initiatives the government of India is taking when we say electrification, when we say equality, dedicated freight corridor, commercialization, private participation, railway management services overall, so on and so forth. In the election part, we talked about the electoral bonds, that the number of companies which have provided their information about their contribution to the political parties that is partially disclosed, which is raised as a concern. And the solution is that there should be more disclosure so that all corporate sector comes, unlike in the meantime where only the part of corporate sector is being regulated by the government, only their information is being produced. Then in the election commissioner appointment, we saw that there is no substantive change. The earlier provisions which were there, we have seen the continuation, even though the Supreme Court judges recommendation which were given that the CJI and the senior most judges should be represented, that is not accommodated as far as the election commissioner appointment is concerned. Then in the AI, we talked that uh, the artificial intelligence is being used across the world, and we are seeing that there are a number of challenges when we say that emotional intelligence to voter behavior regulation to data manipulation, data polarization, influencing of choices, so on and so forth. So we saw that on the international level only two in, rules being formulated. One is the EU AI Act that is providing harmonized rules for the AI, which is providing legal framework.
classifying artificial intelligence usage in two areas. Number one, harm-based. Number two, normal-based. In the harm-based, we have seen that there will be a high-risk committee which will monitor and it will regulate the AI, the algorithm, and the data management, so that the morality of citizens can be ensured and the public authorities cannot use the AI for judging the social credit and providing the social credit scoring. Apart from that, we talked about atmospheric research Rohit, test bed which बस came in the रविश, Silketa village. हाँ बोलिए. एक सेकंड। जो रेगुलेशन था ना वो हाई रिस्क एआई सिस्टम था, और दूसरा लो रिस्क लिमिटेड रिस्क, ये दो में था। फिर कंटिन्यू। Then in the monsoon part, we studied about that the Indian Institute of Tropical Meteorology has become the nodal agency to regulate the atmospheric research testbed facility, which is being established in the Silkeda village, Sihori district, Madhya Pradesh, which is located at the rain-bearing synoptic system. It will provide the critical information as far as the monsoon availability, so that the farmers and the farming production is worked in a smoother manner. Then in the plastic waste management rules, we study very first in 2016 we saw those rules. अमेंडमेंट आया 2023 के अंदर, जिसके अंदर बात की गई 4 चीजों की. पहला, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक, ऑटोनॉमी होगी लोकल बॉडीज की रिसाइकलिंग करने के लिए. प्लास्टिक का डिवीजन हुआ अलग अलग माइक्रोन्स के बिहाफ पे, एंड द लास्ट थिंग, रिसाइकलिंग विल बी डन ऑफ द प्लास्टिक जो यूज की जा चुकी. गगनयान की हमने बात की, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, इंडिया चौथी कंट्री है. इसके बाद जो गगनयान मिशन है वो बिहेवियरल साइंस को कहीं ना कहीं डेवलप कर रहा है, जिससे कि हम बात कर रहे हैं एमआरआई 3 की, हमने बात पीपी किट, एमआरआई 3 बॉक्स, वैक्यूम, सारी चीजों के अंदर जो स्पेस इंफॉर्मेशन है वो उसको किस तरीके से बिहेवियरल साइंस के अंदर यूज किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. और हम देख रहे हैं कि 1500 इंडिविजुअल जो हैं वो ऑलरेडी टूर कर चुके हैं स्पेस का, तो कहीं ना कहीं स्पेस टूरिज्म में भी बढ़ावा देगा और प्राइवेट पब्लिक कोलैबोरेशन इससे बढ़ेगा, और हमारा जो टारगेट है विकसित भारत का, अमृत काल का, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा. इसके बाद हमने देखा कि अलग अलग जो की टर्म्स है एग्रीकल्चर सेक्टर में, रेंजिंग फ्रॉम संपदा टू खेत सुरक्षा टू एफपीओ पीएसीएस क्रेडिट लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है. पीएम कुसुम है जिसके अंदर सोलर पावर प्लांट दिया जाता है. गोवंश है जिसके अंदर काउ जो है अवेलेबल कराई जाती है, ताकि एलाइड फार्मिंग को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जा सके. चाइना का लूनर प्रोब हमने बात की, जिसके अंदर एक टर्म हमने यूज किया डिस्टेंट रेट्रोग्रेड ऑर्बिट. रोड सेफ्टी के अंदर पंजाब मॉडल, जहां पर अलग जो फोर्स है हर 13 किलोमीटर पर जो इस फोर्स के पर्सनल है वो डिप्लॉय किए जाएंगे, ताकि रैश ड्राइविंग, विदाउट हेलमेट सीट बेल्ट ड्राइविंग, एल्कोहल इनटेक चेकिंग हो, सीसीटीवी या फिर जो कंप्यूटराइज चालान होते हैं वो काटे जाएं, ताकि रोड सेफ्टी के ना होने से जो एक्सीडेंट होते हैं, जो कि 4000 रोड एक्सीडेंट है अकॉर्डिंग टू दी एनसीआरबी, वो कम किए जा सके. वाटर क्राइसिस के अंदर हमने देख रहे हैं कि बेंगलोर के अंदर क्राइसिस चल रहा है वाटर क्राइसिस का, मिल्क टैंकर पर यूज किया जा रहा है. वाटर हार्वेस्टेशन का कोई वहां पर मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं कर रहा है. रैंड को रिक्लेमेशन किया गया है, गृह कोड को एडर नहीं किया गया है. नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, उसने भी बात की थी. तो कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, इंटरलिंकिंग करें, एसएमएस अलर्ट दें वाटर सप्लाई के लिए, वाटर मीटर, डिजिटल वाटर मीटर लगाएं, ग्रे वाटर मैनेजमेंट करें, पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लाएं. पोल्यूटर पे प्रिंसिपल किन के लिए लाएं, जो ग्राउंड वाटर का एक्सेशन करने के लिए जो इंटरमीडियरी सोसाइटी के अंदर वाटर बूथ खोलते हैं उनके ऊपर. वाटर एटीएम लाएं, दिल्ली मॉडल इसका प्राइम एग्जाम्पल है, हर जगह वाटर एटीएम है. इसके अलावा बैटरी स्टोरेज की हमने बात की कि अलग अलग तरीके की बैटरी है, जैसे हाइड्रोजन आयन, सोडियम आयन, और इंडिया की बैटरी जो स्टोरेज है वहां पे हमारे यहाँ एक स्कीम भी है, बजट का प्रोविजन 4000 करोड़ का. इसके बाद ये हमारा जो कंट्री के अंदर ब्लैकआउट अगर होता है या फिर गर्मियों के टाइम पर जो ग्रिड, नॉर्मल ग्रिड के ऊपर जो प्रेशर आता है उसको रिड्यूस करने के लिए एज एन असिस्टेंट टेक्नोलॉजी का काम करेगी. और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी जो प्राइमरी एजेंसी है, जो कि कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सीपीएसई, अंडर कंपनी है 2013, जिसका नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपनी है 2013 के अंदर आई, जो कि बैटरी स्टोरेज स्कीम की नोडल एजेंसी. तो आज हमने इतने टॉपिक्स कवर किए, एंड फॉर टुडे वी हैव डन दिस मच. सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग.